वेलकम टू शिफ्ट ई प्लेटफॉर्म्स। जीडी कांस्टेबल की पोस्ट जो निकले हैं आसाम राइफल्स और दीगर डिफेंस सर्विस में तकरीबन 20,000 प्लस पोस्ट निकले हैं। तो इनके हवाले से पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपको मैंने बताया था कि ये पोस्ट एक्चुअली इनकी एडवर्टाइजमेंट जो निकली थी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते थे 28 अगस्त को, मगर एक नई नोटिफिकेशन आई है एसएससी की तरफ से जिसके बाद कहा गया है कि ये अब इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 5 सितंबर। तो 2 दिन रह गए हैं इन पोस्ट्स को अप्लाई करने के लिए। पूरे अपडेट्स हम देते रहेंगे इनके हवाले से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। 20,000 पोस्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बात और हर एक जानकारी इनके हवाले से देते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपको इन पोस्ट के रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। तो ये जो पोस्ट निकलने जा रहे हैं 5 सितंबर से, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इनका एग्ज़ाम तकरीबन फरवरी 2025 में होगा। तो आपके पास तकरीबन 5 मंथ्स हैं। इन 5 मंथ्स में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। पेपर भी इतना टफ नहीं आता है। अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम ठीक तरीके से पास किया है तो आप बड़ी आसानी के साथ ये वाला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्या रहेगा, थोड़ी बहुत आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी मैं लास्ट ईयर के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो इन पोस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आज ही से तैयारी करनी शुरू कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। नो डाउट 20,000 पोस्ट्स हैं, लेकिन ये बात भी ख्याल रखने की है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट से या यूटी से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत टफ होगा। 20,000 पोस्ट्स हैं लेकिन कंपटीशन भी बहुत टफ होगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो मसला है ये हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या होता है पेपर का, और 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं लास्ट ईयर के पेपर से, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है और कौन से तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह सर्विस जिसका सिलेबस होता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए होता है इस पेपर का, जिसमें 25 मार्क्स आपको 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। दैट मीन अगर आप 25 क्वेश्चन उस सेक्शन में होते हैं, अगर आपने सारे 25 क्वेश्चन ठीक किए तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको सॉल्व करने में 1 मिनट से कम टाइम लगता है। तो ओब्वियसली आपको 1 घंटा दिया जाता है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप 100 में से जितने क्वेश्चन अचीव कर पाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग ओब्वियसली आईएएस एग्ज़ाम की नहीं आती है। रीजनिंग बहुत ही सिंपल होती है, तो वो रीजनिंग आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन 5 महीनों में रोज़ 10-10-15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, तो आप बड़ी आसानी के साथ आप वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके साथ लास्ट ईयर का पेपर भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं लास्ट ईयर के पेपर से 10 क्वेश्चन लाया हूँ ताकि हम डिस्कस कर पाए पैटर्न क्या होता है इन क्वेश्चंस का। तो मैंने बताया आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 मार्क्स होंगे उसमें। अगर आप बराबर 25 क्वेश्चन कर पाते हैं सही तरीके से सीबीटी एग्ज़ाम में, तो आप 25 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। पार्ट बी जो होता है पेपर का, उसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 25 होते हैं। उनके भी मैक्सिमम मार्क्स 25 ही होते हैं। और जो पार्ट सी आता है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का आता है, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और आप 25 मार्क्स उसमें भी अचीव कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है इंग्लिश और हिंदी का। अगर आपको इंग्लिश पे होल्ड है तो आप इंग्लिश में वो पार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी पे होल्ड है तो नो प्रॉब्लम, आप हिंदी में ही वो पार्ट कर सकते हैं। उसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन होता है और 25 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। आप 25 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा
कि पैटर्न क्या होता है पेपर का। यही 4 सेक्शंस होते हैं पेपर में, और इनमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपको अब 100 में से जितने क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं वो आपको अचीव करने होंगे। ये है पेपर का पैटर्न। ये सिलेबस नहीं था, ये मैंने खाली आपको पैटर्न बताया। 1 घंटे का पेपर होता है CBT कंप्यूटर पे, ये 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। एक बात का आप ख्याल रखिए, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं, चारों सेक्शंस होते हैं, ये बड़े ही इतने टफ नहीं होते हैं। अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पढ़ा है मैट्रिक तक, तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश और लैंग्वेज वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आसानी होते हैं, मैसेज वगैरह आती है, कोई टफ नहीं होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का नाम सुन के आपको डरना नहीं है, ये वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है जो आपने मैट्रिक में पास किया है। अगर आपने मैथ अच्छी तरीके से मैट्रिक में पास किया है तो आप बड़े आसान से ये 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर रही पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आप शायद समझ पाएंगे इससे कि पैटर्न क्या होता है पेपर का। इससे आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में थोड़ी बहुत आसाइश होगी। तो क्या होता है पैटर्न, देखिए। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन डिक्शनरी। तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इन 5 वर्ड्स को जो आपको अरेंज करना है, आपको उस पैटर्न में इनको अरेंज करना है जिस तरह से ये डिक्शनरी में दिए गए होते हैं। तो इसमें है डेयर, डीन, डील, डेड और डेथ। तो ये आप सबको पता ही होगा, जिन्होंने मैट्रिक ठीक तरीके से पास किया होगा, आप सबको पता ही होगा कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज होते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आएगा DEA डेड, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और लास्ट में आएगा 5। क्योंकि बाकी जो आप सारे वर्ड देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि पैटर्न इसलिए ये लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें भी DEA है, मगर इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट में TH रखा गया है, और टी सभी वर्ड्स में DEA तो पहले हैं, लेकिन आप ये इसी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप इसको देखेंगे तो सब वर्ड्स में DEA पहले हैं, लास्ट के वर्ड्स को आपको अरेंज करना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा D, हो गया 4, उसके बाद आएगा L, हो गया 3, उसके बाद आएगा N, हो गया 2, उसके बाद आएगा R, हो गया 1, उसके बाद आएगा H, तो हो गया 5। दैट मीन्स आपको अल्फ़ाबेटिकल वाइज इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली नेक्स्ट पेपर में भी होगा, इस तरह का क्वेश्चन। उसको सिंपली आपको लास्ट वाला जो पैटर्न है वर्ड्स का वो देखना होगा, उसी हिसाब से उनको अरेंज करके आंसर आपका आ जाएगा। देखा आपने, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं। तो हम फरवरी तक रेगुलर इंशाल्लाह ये सब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो पेपर होगा वो बड़ा आसान आपके लिए रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आसाइश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा गया है वो जनरल नॉलेज से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपने सिविक्स पढ़ा है, मैट्रिक में जोग्राफिया पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ये इंडस स्क्रिप्ट है। जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी तक ये बहुत सारे देश थे, बन गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। तो एक ज़माना था जब इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो नाउन जो पता चला है कि सबसे पहले राइटिंग की स्क्रिप्ट कौन सा यूज़ होता था, तो वो जो स्क्रिप्ट यूज़ होता था वो उसका नाम था इंडस स्क्रिप्ट। ये बड़े ही आराम से मैट्रिक के सिलेबस में होता है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी एनालाइज थोड़ा बहुत करेंगे। अकॉर्डिंग टू वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये भी जनरल नॉलेज से है। अगर आप न्यूज़ पे रेगुलरली न्यूज़ को वॉच करते हैं तो इसके ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। अकॉर्डिंग टू वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। तो औरतों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है। तो इसकी न्यूज़ भी आई थी, काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ थी, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ चली थी कि 1/3 मेजॉरिटी को 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, किसके लिए, वुमेन के लिए। एंड द क्वेश्चन जो है वो है व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, ये साइंस से क्वेश्चन दिया गया है। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट टाइम। आपको बड़ी आसान, अगर पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा और केमिस्ट्री पढ़ी होगी अपनी मैट्रिक में, तो आपको पता होगा ये 63 है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई बच्चा मैट्रिक पढ़ता है, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, तो उसको इस सवाल का जवाब तो क्योंकि ये बेसिक
लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है उसके बेसिक लेवल पे ही मेंडलीव टेबल वगैरह को पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक टेबल को पढ़ाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना इस एग्ज़ाम में तो इनमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इनमें एक क्वेश्चन के लिए तो 1 मिनट रिजर्व रखा गया होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तकरीबन कभी कभार 2 या 3 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन वो मिनट्स आपको कंपनसेट करने होंगे उन क्वेश्चन में जिनको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले 3 क्वेश्चन बताए, अगर थोड़ी बहुत आपने 4 क्वेश्चन बताए, अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल की होगी, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो उनको उन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 4 मिनट नहीं लगेंगे, बल्कि 2 ही मिनट लग जाएंगे। और वो जो 2 मिनट आपके पास बचेंगे वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लग जाएंगे। मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹2000 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X%. द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹1400. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? अब सीधी सी बात है, यहाँ पर बताया गया है कि एक कुर्सी है जिसका मार्केट में प्राइस है 2000 रुपये, तो 2 बार इसको डिस्काउंट दिया गया है 20% का 20% का, यानी कि 40% का डिस्काउंट ऑलरेडी इस चेयर पे दिया गया है, और उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया है X% का। अब आपको बताना है कि ये चेयर 1400 रुपये में बिक गई। अब आपको बताना है कि इस चेयर का जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना हुआ, यानी कि इस चेयर पे टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया। ठीक है ना? तो इस पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और हिसाब करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके लिए परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज या मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड होगा तो बड़ी आसानी से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो है 12.5%। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर जो है, जो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप हिंदी में करेंगे चाहे आप इंग्लिश में करेंगे, इसके लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप चॉइस ले कि आपको ये हिंदी में करने हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन या इंग्लिश में करने हैं। तो जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर्स। 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इन 4 सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो। ठीक है ना? तो लेट्स एनालाइज इट। आई हैव टू प्ले मेलोडी while simultaneously playing harmony with the hymn. I had to play melody is simultaneously playing harmony. आप देख सकते हैं कि हारमोनी का जो ओ है उसको यू से तब्दील किया गया है, डैट मीन्स इसमें स्पेलिंग एरर है। इसमें हारमोनी के ओ की जगह यू रखा गया है। एक और आंसर दिया गया है जिसमें आई हैड टू प्ले मेलोडी, जिसमें मेलोडी को वाई को रिप्लेस किया गया है आई ई से, डैट मीन्स इसमें मेलोडी की जो स्पेलिंग है वो गलत है। और जो चौथा क्वेश्चन है, आई हैव टू प्ले मेलोडी विद वाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हारमोनी विद हिम, इसमें भी एक स्पेलिंग एरर है, वो है साइमल्टेनियसली का। साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग को गलत किया गया है, इसकी ई को काटा गया है, तो दैट मीन्स सेकंड में भी एरर है, थर्ड में भी एरर है और फोर्थ में भी एरर है। इस बचा क्या? बचा फर्स्ट। इसमें अगर आप एनालाइज इस आंसर को करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है। डैट मीन्स इस क्वेश्चन को आप बस आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा आई हैव टू प्ले मेलोडी विद साइमल्टेनियसली प्लेइंग हारमोनी विद हिम। देखा कितना आसान होते हैं इसके क्वेश्चंस, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर मैट्रिक में की होगी तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड पेपर भी, लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन जो होता है इसका वो भी बड़ा आसान होता है। और एक सवाल है, 4 words आर गिवन आउट ऑफ विच 1 word इज स्पेल्ड करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हैं। सक्सेस का एक एस काटा गया है, एल भी काटा गया है। रेलिवेंट की भी स्पेलिंग गलत है, तीनों जगह ई यूज़ हुआ है, जबकि एक जगह ए यूज़ करना था। सरप्राइज की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, SURPRISE है, बल्कि इसको रखा गया है सरप्राइज, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। लास्ट वाला है विद होल्ड। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन भी आप आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा विद होल्ड, क्योंकि विद होल्ड की जो स्पेलिंग है वो सही है। ठीक है ना? तो इसी तरह ये जो आपके पेपर हैं, आपका ये एग्ज़ाम है, इसको हम बहुत आसान बनाएंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, बराबर आपको हम गाइड करते रहेंगे। टोटल फरवरी तक आपको हम गाइड करते रहेंगे। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे और भी आपकी प्रिपरेशन में हम आपका साथ देंगे। डेफिनेटली आप कामयाबी हासिल करेंगे, आप भरोसा रखिए। लेकिन
उसके लिए तैयारी भी करनी है। उस तैयारी के लिए हम हैं यहाँ पर, आपका पूरा पूरा साथ देंगे। क्वेश्चंस भी अगर है आपके पास कुछ तो कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उनका भी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the given four alternatives select the alternative with which best expresses the meaning of the idiom phrase। समझ आया कुछ? 4 alternatives दिए गए हैं, तो आपको इन चार अल्टरनेटिव में आइडियम फ्रेज क्या है? हैव अ गुड रन, हैव अ गुड रन। जो इस फ्रेज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे तो आपको वो वाला जवाब लेना है इनसा। पहला जवाब जो दिया गया है वो है टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवर बट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, ये भी गलत है। ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, नहीं, ही सही नहीं है। लॉन्ग जर्नी, ये भी गलत है। तो पहला वाला जवाब जो है वही सही है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा बहुत अगर आपको अंग्रेजी पे होल्ड होगा तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आधे मिनट में कर सकते हैं। खाली मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं जिनको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आधे मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। एक और सवाल है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। ठीक है ना? अब ये सेगमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है क्या? पहले सबसे पहले वर्ड जो सेंटेंस है वो क्या है? एंड देयर अपॉन ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही वाज नॉट स्लीपिंग इन हिज वाइफ्स रूम बट इन हिज स्टडी एंड स्माइल वैनिशिंग फ्रॉम हिज फेस, एंड स्माइल वैनिशिंग फ्रॉम हिज फेस and thereupon he suddenly remembered that he was not sleeping in his wife's room but in his study, no error। अब आप इसका क्या है? and thereupon he suddenly remembered, जो इसका फ्रेज है, जो इसका आइटम होगा, जो इसकी रिप्लेसमेंट आएगी वो and thereupon he suddenly remembered। तो इसको भी आप आंसर कर सकते हैं खाली आधे मिनट में। खाली आपको अंग्रेजी पे थोड़ा बहुत होल्ड होना चाहिए। लास्ट वाला सवाल जो आपके लिए लाए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने चुन के लाए थे आपको पेपर में। जो पेपर आया था लास्ट ईयर उसमें 100 क्वेश्चन थे, तो उस पेपर में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन चुन के लाए थे। पूरा का पूरा पेपर भी मैं आपको दूंगा लास्ट ईयर का। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले वीडियोज़ में पेपर भी शेयर होगा, सिलेबस भी शेयर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी इसके हवाले से, इस एग्ज़ाम के हवाले से। फाइंड अ पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ नो एरर इन, इसमें भी यही देखना है कि एरर किस सेंटेंस में नहीं है। पहला वाला ही जो जवाब है उसी में कोई एरर नहीं है, तो इसका भी जवाब फर्स्ट ही आएगा। ठीक है ना? ये आपने देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बस मैट्रिक लेवल पे जो आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है उसमें अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ाई की है तो आप ये सारे के सारे बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।